नमस्कार आप सभी को। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कभी कभी इंसान जो होता है ना, खुद अपनी मुसीबत को बढ़ा लेता है। कई बार ऐसी गलती कर बैठता है, वो खुद भूत प्रेत को उकसाने का काम करता है, उनके नज़दीक चला जाता है, लेकिन जानबूझ करके नहीं, अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठता है जो वो जान लेना तो उस गलती को कभी दोहराने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी गलती अक्सर हो जाया करती है, और खास करके उस अनजान इलाके में, खास करके हाईवे पर, रोड पर, और वो भी रात के टाइम, जहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होता है। कह रहे ड्राइवर साहब, इस जगह आप अपना गाड़ी मत लगाओ, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई बताने वाला होता तो ये हादसा, ये घटना भुवन ट्रक ड्राइवर के साथ में तो बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसा क्या हुआ था, क्या घटी थी घटना भुवन ट्रक ड्राइवर के साथ में? आइए चलते हैं उनकी कहानी में, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये घटना को अब समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भुवन है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी ना, साल था 2002 का। मैं ज़्यादातर अकेले ही ट्रक का सफ़र किया करता था। मजबूरी थी मेरी, मजबूरी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैं बताऊं ना कि मैं अकेले ही सफ़र करना चाहता था और करता भी था। कई बार हमारे ट्रांसपोर्ट वाले किसी लड़के को भेज देते थे, तो वो लड़का मेरे ट्रक पर ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाता था, खुद ही खुद वो चला जाता था। मैं उसमें कोई ऐसा काम नहीं करता था कि वो लड़का हमारे ट्रक से भागे। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता था कि वो लड़का को लगे कि मैं उसके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा अलग किस्म का इंसान था। मुझे शांति पसंद थी। अकेला में मैं खुद बात करता था अपने आप से। मेरी शादी ब्याह तो हुई नहीं थी, शादी का उम्र निकल चुका था, और लोग बाग को अब ऐसा लगता था कि मैं किसी के साथ में बात करता हूँ, कोई मेरे पास में बैठा हुआ है। जो नए लड़के होते थे ना, वो तो डर जाते थे। वो लोगों को बताया करते थे कि भुवन तो किसी के साथ में बात करता है, वो दिखाई नहीं देता है, जरूर इसके आसपास में कोई प्रेतात्मा है। अब फिर क्या था, हमारे ट्रक पर कोई रुकता ही नहीं था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी आदत पड़ी हुई थी। जब मैं अब देखता था कि काम का बोझ ज़्यादा है, मुझे इस टाइम पर यहाँ पहुँचना है, मैं उसको कैसे झेलूँ, तो मैं अपने आप बोलना शुरू करता था, और सामने वाले को लगता था कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं धुन मिलाने का काम करता था, कुछ गुनगुनाने का काम करता था, लेकिन मेरे अब वो सुर आता नहीं था, तो उन सुर को मैं शब्दों में बोलना शुरू कर देता था। यही मेरी गलती थी। इसीलिए मैं ट्रक पर कोई भी कंडक्टर, कोई भी असिस्टेंट रुकता नहीं था। उसको लगता था कि मेरे साथ में कोई ना कोई है जो प्रेतात्मा है, और उसके साथ में बात करता हूँ। तो ये तो रही मेरी बात। अब चलते हैं उस घटना पर जहाँ पर ये सब मेरे साथ में हुआ था। मैं बताऊँ ना अपने बारे में थोड़ा सा। मैं भूत प्रेत से तो खुद डरता था। अगर मुझे मालूम हो जाता कि इस रोड पर, इस जगह पर कोई ड्राइवर भाई मुझे बताता है कि भुवन, उस जगह पर जो बड़ा वाला पेड़ है ना बरगद का, उसके पास तो भूल करके भी गाड़ी मत लगाना। मैं कभी उस पेड़ की तरफ देखता भी नहीं था, मुझे भी डर लगता था। लेकिन मुझे भी कुछ कमियां थी, और कमियां मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। मैं रात को 12 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक मैं आराम करता था, चाहे मेरे पर कितना ही प्रेशर हो। मैं जानता था कि ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएगी, इसके आगे भी हमें इसी रोड पर चलना है। ये काम हमारा रोज़ का है। अगर सारी रात सारी दिन हम ट्रक चलाते रहेंगे तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे, हम तो झेल ही नहीं पाएंगे। मैंने एक नियम बना रखा था, और वो नियम था कि मैं दिन के टाइम में, जब अधिकांश ट्रक ड्राइवर किसी न ढाबे पर रुके होते थे, नहाते थे, आराम करते थे, तब मैं दिन के टाइम में ट्रक को खींचता रहता था। मैं खूब ट्रक को दौड़ाता था। लेकिन रात के टाइम मैं 12 बजे से लेकर 5 बजे तक ज़रूर आराम करता था। आराम इसलिए भी करता था कि मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करता था, और ड्रिंक करने के बाद मुझे गाड़ी बिल्कुल चलाना पसंद नहीं था, और ना मैं आज तक ऐसा कोशिश भी किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो नियम था अब मैं आपको बता दिया। अब मैं कैसे फंसा उस जगह पर,
ऐसी जगह पर मुझे गाड़ी रोकना नहीं चाहिए था। मैं रात को निकल रहा था बहुत तेज़ी से। मुझे लग रहा था कि मैं सुबह तक अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। मैं जानता था कि अगर मैं सारी रात चलूँ ना, आराम से 5 बजे 6 बजे के आसपास मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन भागम भाग किसके लिए? ये काम तो हर रोज़ करना है ना मुझे। ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं कोई खतरा मोल लेना भी नहीं चाहता था। मैं चाहता तो आराम से रात भर ट्रक चला करके और सुबह में अपने गोदाम तक पहुंच जाता, माल लेकर के खाली करा सकता था। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं था। मैं 12 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल आराम करता था। 12 बजे कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर मैं तलाश कर लेता था। अगर आसपास में कोई ढाबा हो तब तो मज़े आ जाते थे। फिर तो उसी जगह पर ट्रक लगा करके चारपाई भी मिल जाती थी। आराम से चैन की नींद सोता था और 5 बजे फ्रेश होकर के ट्रक निकाल लेता था। लेकिन कई कई बार ऐसा जगह हमें मिलती थी जहाँ पर आसपास में ढाबा नहीं होता था, ना कोई जगह जो होती थी सुरक्षित होती थी। लेकिन आदत बना हुआ था ना। उस रात भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही 12 बजा ना, मैं एक ऐसे रोड पर था जो अधिकांश बहुत ट्रक ड्राइवर कम चलते थे। दिन के टाइम में तो चलते थे, लेकिन रात के टाइम में अकेले कोई ट्रक उस पर चलाता नहीं था। अब मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं किसी न किसी ढाबे पर जरूर रुक जाता। मैं ये सफ़र करता नहीं। 12 बजे तक उस सुनसान क्षेत्र में पहुंचने की मैं कोशिश भी नहीं करता। ऐसा नहीं था कि सुनसान क्षेत्र था, आस पास में गांव थे, घर थे, लेकिन थोड़ा दूर दूरी पर थे। मुझे जब 12 बजा ना, तो एक तो दारू का जो कहते हैं ना कीड़ा मुझे काटने लगा। जैसे कह रहा है कि भुवन 12 बज गया है, अब किसका इंतज़ार कर रहा है? चलो गाड़ी रोको साइड में और शुरू हो जाओ। और मैं वही सुरक्षित ठिकाने का तलाश करने लगता हूँ कि कहाँ रोकूं, कहाँ रुकूं। लेकिन जिस जगह पर था, कुछ दूरी पर जरूर गांव नज़र आ रहे थे। वहाँ से रोशनी नज़र आ रही थी, रोड के बाएं भी, रोड के दाएं भी। मतलब मैं ऐसी क्षेत्र में था जो बस्ती था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर पूरा जगह सुनसान हो। और तब मैं एक जगह पर लैंप जलता हुआ देखता हूँ, जहाँ पर देखता हूँ एक हैंड पंप भी है। और क्या चाहिए? वो एक बाउंड्री थी। बाउंड्री के पास में एक जगह पर लाइट खंभा लगा हुआ था, वहाँ पर लैंप भी जल रहा था और उसका नीचे हैंड पंप भी लगा था। मतलब पानी भी थी और रोशनी थी। इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए ड्राइवर को? ये तो हमारे लिए एकदम जो कहते हैं ना ज़रूरत की चीज़ है। और मैं वहाँ पर ट्रक लगा देता हूँ। लगाने के बाद भी मैं इधर उधर अपना ट्रक को घूम के देखता हूँ, हवा पानी चेक करता हूँ कि सब ठीक ठाक है ना। वो जगह के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा देखना चाहता था कि जिस जगह पर मैं ट्रक रोका हूँ वो सुरक्षित जगह है कि नहीं है। लेकिन जब मुझे लग जाता है कि हाँ, ये तो एक बाउंड्री सी बनी हुई है, आगे एक लोहा का गेट लगा है, उसमें ताला बंद है और कुछ लिखा था कि नहीं, मैं दूर से ही देखा था, उस गेट के पास मैं बिल्कुल नहीं गया था। अब मुझे जल्दीबाजी भी थी। भाई टाइम निकला जा रहा, 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है। कब मैं बोतल खोलूँगा, कब 2 पैग लगाऊंगा, कब मैं सोऊंगा? टेंशन तो यही थी ना। अब इसके बाद वही चीज़ मैं शुरुआत कर देता हूँ। गर्मी का दिन था और ठंडा ठंडा नल का पानी, हैंडपम्प जो था, ठंडा पानी था। मुझे तो मज़ा आ गया उस पानी को पी करके। पानी वानी बोतल भरने के बाद सबसे बड़ी बात थी कि मैं ट्रक के अंदर में ड्रिंक करता भी नहीं था। मैं नीचे में अपना कुछ बिछाने का जुगाड़ रखा था, वो बिछाता हूँ लैंप पोस्ट के पास में ही, और फिर अपना खाने पीने का जुगाड़ वहीं कर लेता हूँ। अक्सर मैं ऐसा ही करता रहता था। मैं ट्रक में कभी दारू पीने का कोशिश भी नहीं किया और ना मैं पी करके कभी ट्रक चलाने का हिम्मत जुटा पाया। ये मेरे असूलों का खिलाफ था। अब ऐसा ही मैं कुछ, मेरे पास में कुछ खाने पीने का था, वो भी मैं खोल देता हूँ जो मेरे पास में रेडीमेड थे, और उसके बाद दारू का बोतल भी खोल देता हूँ। और तब तक मुझे एहसास नहीं था कि जिस जगह पर मैं अपना ट्रक को रोका हूँ, ये लैंप जल रहा है, ये हैंडपम्प मुझे दिखाई दे रहा है। आखिर यहाँ पर क्यों है? मैं मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाया था। मुझे लगा था कि भाई ज़रूरत की चीज़ है, रोशनी होना चाहिए, बाकी इसी जगह पर क्यों है? मुझे लगा कि हाँ हैंडपम्प है।
आने जाने वालों को नज़र आना चाहिए कि भाई यहाँ पानी का सुविधा है। और इसलिए मैं भी ये बात को एकदम से हजम कर गया था और कुछ मेरे दिमाग में उस टाइम चला भी नहीं था। आराम से अपने छोटे छोटे पैक बना रहा था। अब सरूर तो चढ़ चुकी थी और सरूर चढ़ने के बाद मैं किसी का सुनता भी नहीं था। जो मेरे मन में आता था मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं इधर भागना, जैसे और भी शराबी होते हैं दारू पीने के बाद भाग जाते हैं, इधर उधर बोलना शुरू कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं था। बिल्कुल शांत स्वभाव का था। अपने जहाँ पर मैं पीता था वहीं पर अपना आराम से बैठ करके अपने बारे में ज़्यादातर मैं सोचने की कोशिश करता था कि क्या यही मेरी ज़िंदगी है कि इससे मैं आगे भी बढ़ पाऊँगा? क्या मैं सारी ज़िंदगी ट्रक चलाता ही रहूँगा? क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी? उम्र निकल चुका है तो क्या अभी मुझे उम्मीद करना चाहिए? मेरे मन में शादी के प्रति बहुत ही लगाव था। मेरे यार दोस्त, मेरे भाई बंधु का सबका शादी ब्याह हो चुका था और मेरा ही शादी बार बार टूट जाता था। अब इसके बाद तो रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। अब कारण क्या था ये तो मैं नहीं जानता। अधिकांश तो मेरा सफ़र ट्रक में ही चलता था। मैं तो पैसा कमाने का एक मशीन था। जितना भी कमाता था अपने घर वालों को अब दे दिया करता था, कुछ अपने खर्चे रख करके। और कभी कभी तो पूरी सैलरी भी मैं घर पहुंचा देता था। मैं अपने बारे में ज़्यादातर यही, जब ड्रिंक करता था ना तो यही सोचता रहता था, क्या मेरी शादी हो पाएगी? लेकिन अब नहीं लगता था। अब तो कोई रिश्तेदार भी हमारे घर पर पूछने के लिए नहीं आता। मैं इसी में अपना दिमाग खराब करता रहता था। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। मैं तो एक मशीन बन चुका हूँ। मशीन के अलावा कुछ है नहीं। सुबह से लेकर शाम तक ट्रक चलाता रहता हूँ और टेंशन भरी ज़िंदगी में चलता हूँ। आगे क्या होगा कुछ मालूम नहीं। यही सब चीज़ें अपने दिमाग में उस टाइम चलती रहती थी। मैं नशे में एकदम सुरूर में आ चुका था और तभी एक खनकती हुई आवाज़ मुझे सुनाई देती है, जैसे किसी औरत का हो, और वो कहती है, तुम पानी पी लिए यहाँ का? मैं चौंक के देखता हूँ कि आखिर ये कहने का मतलब क्या है। मैं हंसते हुए कहता हूँ कि हाँ, इस पानी का पैसा भी देना पड़ेगा क्या? तब वो हंसते हुए कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। कौन हो भाई आप? देखने में औरत लग रही थी, कम से कम 30 साल के आसपास का। जितना मेरा उम्र था शायद उसका उम्र भी इतना था। मुझे लगा कि ये आई कहाँ से? ज़रूर यही वाला घर होगा जिसकी बाउंड्री के पास में नल लगा होगा। अब मुझे यहाँ ड्रिंक करते हुए देख शायद उसको बुरा लगा होगा। ये मुझे बताने के आई होगी, भाई देखो यहाँ दारू पीना बिल्कुल मना नहीं है। कई बार मेरे साथ में ऐसी घटना हो चुकी है। तो मैं यही समझा था। अब मैं कहने लगा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, पानी के पैसे तो नहीं लगते। तब वो औरत मेरे दारू की बोतल की तरफ देख के कहती है, लगता है जी, कहीं कहीं पर ज़रूर लगता है। ये मेरी जगह है, ये मेरा इलाका है, यहाँ पर मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं हंसने लगा। नशे में तो था ही और मैं भी हंसने लगा। मुझे लगा कि ये क्या मजाक है। मैं कहने लगा कि शायद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, तो आप मुझसे मांग सकती हैं। अगर मेरे पास में होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन आप इतनी रात को यहाँ कर क्या रही हो? मेरी ज़बान लड़खड़ा जरूर रही थी, लेकिन मेरा जो दिमाग था बिल्कुल शांत था। मैं सोच समझ करके सवाल का जवाब दे रहा था। तब कहती, हाँ, ये खुशबू है ना तुम्हारी बोतल की, मुझे सोते सोते जगा दिया। मैं अब चौंक गया था। औरत भी दारू पीती है, मुझे तो पता नहीं था। मैं कहने लगा, छोड़िए ना, ये तो मर्दों का काम है, आप कहाँ से आ गई? जाइए, आपके घर वाले अब देख रहे होंगे, कहीं दरवाज़ा ना बंद हो जाए। वो तो एकदम अब उस जगह से हिल ही नहीं रही थी, लगातार नजरें बोतल पर टिकाए हुए। और ऐसा भी नहीं था कि कोई बुरा देखने में लग रही थी, अच्छे घर की लग रही थी। जैसा भी कपड़ा लत्ता पहन रखा था, चेहरे पर एक रौनक भी थी। ऐसा भी नहीं था कि कोई डरावना लग रही थी। एक नज़र में कोई भी देखे उसको पहचान नहीं सकता था कि जिसे मैं बात कर रहा था आखिर कौन था। लेकिन वो औरत जो थी सिर्फ दारू की महक से ही वहाँ पर पहुँच गई थी। उससे पहले तो वहाँ पर मैंने उसको देखा नहीं था। अब मैं ना जाने कितने पैग लगा लिया था, मुझे तो खुद भी याद नहीं था।
मैं छोटे छोटे पैक बना के पीता था आराम आराम से। लेकिन जब सुरूर हो जाता था ना, तो मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। मुझे लगा कि मैं पूछ ही लेता हूँ। अब मैं पूछ लेता हूँ कि क्या मुझे इस बात के लिए कुछ हर्जाना देना पड़ेगा, या फिर आप मुझे भगा दोगे कि यहाँ पर दारू पीना मना है। तब वो कहती कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि कुछ मुझे भी मिल जाए और मेरी भी रात रंगीन हो जाए। अब क्या था, मेरे पास में दारू भी थी और औरत भी आ गई थी, और वो भी ऐसी कि जो दारू पीती हो, देखने में भी अच्छे परिवार की लग रही हो। मतलब मेरा रात बिल्कुल सही निकलेगा। अब फिर मैं उसको जो बोलना था कि आप आ ही जाइए, दो दो पैग और हो जाए। वाकई में वो औरत आकर के मेरे पास बैठ जाती है। अब मैं उसको इतना नज़दीक से देखता हूँ और तब भी पहचान नहीं पाता कि आखिर ये है कौन। मेरी नज़र में वो इंसान थी, और इंसान अभी बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है। अगर वो भूत प्रेत होती तो अपना अलग रंग रूप, अलग भयानक चेहरा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों अब दारू पी रहे हैं, और वो मेरे बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर दी है कि ड्राइवर साहब, कहाँ घर है, कहाँ रहते हो, शादी ब्याह हो गया, कितने बाल बच्चे हैं। और मैं गुस्से में आ गया था। शादी ब्याह का नाम लेते ही मेरी खोपड़ी खराब हो गई थी। एक तो मैं पिया हुआ था बहुत ज़्यादा, और इस औरत के साथ में और पी लिया था। मेरा दिमाग सनक गया। मैं अपने परिवार वालों को कोसने लगा कि देखो जी, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, अभी तक मेरे लिए कोई लड़की देख नहीं पाए। मुझे तो अपने घर वालों के मनसा पर शक होने लगती है कि मैं एक कमाई का मशीन बन चुका हूँ, और इससे ज़्यादा मैं हूँ नहीं। मेरे भी अरमान हैं, मेरे दिल भी हलचल करता है, लेकिन मेरी दिल की बात कहाँ लोग सुनते हैं। मैं अपने परिवार वालों को कोसने लगा था। उस औरत के सामने परिवार वालों को बुराई कर रहा था कि मुझे तो मशीन समझ रखा है कमाने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मेरी अरमान को समझते, मेरे दिल के बात के महसूस करते, तो ये शादी मेरे कब तक करा दिए होते। ये सब बात औरत देख रही थी, सुन रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। अब मैं लगातार ऐसी बातें बोल रहा था अपने परिवार वालों के बात में, और तब वो कहती है शांत हो जाओ, अगर तुम बोल चुके हो ना तब शांत हो जाओ। बात क्या है, शादी करना चाहती हो? मैंने बोला हाँ, शादी करना चाहता हूँ, मेरा भी कुछ अरमान है, अब मैं अपने अरमान को मिटाना चाहता हूँ। अब वो औरत जो थी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? बिल्कुल जो कहते ना, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। मैं तो उसकी तरफ देखता ही रह गया, ये बोल क्या रही है। मैं बस उसको ऐसी नज़र से देख रहा था जैसे ये बोल क्या रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसकी बात को। लेकिन फिर वही जो बात दोहराती है, क्या आप मुझसे शादी करोगे? और तब मैं गौर किया था कि तो मुझसे शादी करने की बात कर रही है। ये कैसे हो सकता है? मैं कहाँ का रहने वाला, ना मैं आपको जानता हूँ, आप ना मुझको जानती हो, ना आपका परिवार जानता है, ना मेरा परिवार जानता है। ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? मैं बड़बड़ाने लगता हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो दूर गांव के रहने वाला हूँ, ना तो आप वहाँ तक गई हो और ना मैं आपका परिवार भी जानता हूँ। ऐसा संभव नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जान पहचान में शादी ब्याह होती है, हम दूर का रिश्ता नहीं करते हैं। और वो भी अनजान में। दारू का नशा सर चढ़ के बोल रहा था। वो लड़की यानी औरत मुझे बार बार हिंट कर दे रही थी कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसका मतलब बिल्कुल नहीं समझ रहा था। मुझे लगा कि ये तो खाम खा मेरे पे चेप हो रही है। और तब मैं कहता हूँ कि मैडम जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए अपने घर पर। अब मेरी शादी का चिंता मेरे परिवार वाले जब नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाओगे? आप जाइए, मुझे भी अब सोने का टाइम हो चुका है और मैं आराम करना चाहता हूँ। औरत सचमुच में उठ करके चली जाती है मेरे सामने में, और उसी दरवाजे के पास में, जो दरवाज़ा मैंने लोहे का बड़ा हुआ देखा था, उस दरवाजे पर जा कर के मुड़कर देखती है। और तब तक मैं अपनी आंखें बंद कर लिया था। मेरे समझ में आ गया, ये दारू के चक्कर में यहाँ पर आई थी, पक्का शराबी है और कुछ नहीं। शादी ब्याह का कोई खेल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब इसका परिवार मुझे नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता हूँ, तो शादी का मतलब क्या हो सकता है? मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। नशा तो चढ़ा रहता है, सरूर चढ़ा रहता है, और इसके बाद मैं किस दुनिया में हूँ मुझे खुद का पता नहीं। लेकिन जब पता चलता है ना, तो
हड़बड़ा के उठता हूँ, और जब संभलने की कोशिश करता हूँ ना, तब तक तो देर हो चुकी थी। वही औरत मेरे पास में मेरे सीने पर बैठी हुई और मुस्कुराते हुए मेरे गला को भींचने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी कि कब से बोले जा रही थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन ये तो अपने आप को शहंशाह समझता है, जैसे इसका जैसे दूल्हा कोई है ही नहीं। और मैं इतना ही बात सुन पाया था, और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं बेहोशी में, या फिर कहूँ कि नशे में, या फिर मैं नींद में आ चुका था। बस इतना ही झलक, और इतना ही मैं महसूस किया था, और इतना ही बात मैं सुना था, और फिर मुझे होश नहीं। जब मेरी नींद खुलती है, या यूं कहूँ कि मैं बेहोशी से जागता हूँ, तो सुबह हो चुकी थी। उस जगह पर अब लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। उस रोड पर गाड़ी वाड़ी चलने शुरू हो चुकी थी। मैं अपने आप को देखता हूँ, रात की बात को अब महसूस करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक मुझे याद था। और मैं याद करके मेरा सर भी भारी लग रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं दारू कुछ ज़्यादा ही पी गया हूँ। और दारू का बोतल देखता हूँ तो पूरी की पूरी खाली हो चुकी थी। इतना तो मैं कभी पीता ही नहीं था। और तब वो बातें मुझे याद आने लगी कि अरे भाई, इस घर से एक लेडीज निकली थी सामने वाले लोहे की गेट से, और मैं उसको जाते हुए भी देखा था। अब फिर वो ना जाने कब लौट के आई थी, मेरे सीने पर सवार होकर के मेरा गला खींचने की कोशिश कर रही थी, और ना जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल रही थी कि तेरे जैसा दूल्हा क्या तू इकलौता ही है। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ था उसके बाद में। मैं यही सोचता रहा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब सुबह हो चुकी थी, और ऐसे कुछ मेरे साथ में कोई परेशानी नहीं थी, बस सर भारी था। इसके अलावा मैं बिल्कुल परफेक्ट था। मैं उठता हूँ ना तो एक बार चक्कर आ जाता है। ऐसा अक्सर कभी कभी हो जाया करता था जब ज़्यादा मैं नशे में हो जाता था। ये कोई अब ऐसा ज़्यादा इस पर गौर करने वाली बात नहीं थी। ये नशे की वजह से, हैंगओवर की वजह से मुझे होता था। मैं बिल्कुल परफेक्ट था, खड़ा होकर के अब पूरा अपना ट्रक का निगरानी और पहिए वगैरह सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। अब फिर उसी नल के पानी से अपने को आपको फ्रेश करता हूँ, और मैं चलने की कोशिश करता हूँ। और तब मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक बंदा और निकलता है उसी गेट से एक बंदा गेट खोलता है और बाहर निकलता है। अब मेरी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में एक बाल्टी थी, शायद पानी भरने के लिए आ रहा था। मैं अभी तो वहीं पर था, बस फ्रेश हो चुका था, बस चलने के मूड में था। जब वो आने लगता है ना, तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ। वो देखने से साधु जैसा लग रहा था, बड़े बड़े बाल, उसके सर पर पगड़ी बांधे हुए था, और बड़े इत्मीनान से आकर के अब अपना कुल्ला बुल्ला करता है उसी हैंडपंप चला करके, और मेरी तरफ देखता है। देख के कहता है, तुम यहाँ पर रात को रुके थे ड्राइवर साहब? मैंने बोला, जी बाबा, मैं तो यहीं पर रुका था। और तब जैसे मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगा, जैसे मैं उसके सामने में कोई अजूबा खड़ा हूँ। मैं कहने लगा, बाबा ऐसे क्या देख रहे हो? कहने लगा, बेटा यहाँ पर तो रात को कोई डर के मारे रुकता नहीं है, और तुम यहाँ रात को यहाँ पर रात भर यहीं पर है। मैं कहने लगा, हाँ बाबा, बात क्या है, ऐसे क्या बात है यहाँ पर? अब वो बोला ना डरने वाली बात, तो मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं भूत प्रेत से बहुत डरा करता था। और तब बाबा जी कहने लगे कि क्या तुम्हें मालूम नहीं था बेटा, ये शमशान की जगह है। ये जो लोहे का गेट बड़ा सा दिख रहा है, ये शमशान का रास्ता है, अंदर शमशान है। सच कहूँ ना, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे जब वो बाबा जी कहते हैं ना कि मैं शमशान के सामने में अब रात भर बिताया हूँ। और वो क्या थी भाई, वो औरत कौन थी? मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे। बाबा जी तो बाल्टी भर के जाने लगे, और तब मैं बाबा जी को रोकता हूँ, बाबा जी रुकिए रुकिए। मैं डरा हुआ था, भयभीत था। बाबा जी तो रुक गए, बाल्टी जमीन पर रख देते हैं और कहते हैं, क्या क्या बात है बेटा, तुम कुछ मुझसे पूछना चाहते हो? और तब मैं कहता हूँ, बाबा जी आप इसी शमशान में रहती हैं क्या? तब वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं जब सुबह होता है ना, तब मैं अपने गांव से आता हूँ। मैं यहाँ पर
अब एक तरह से पुजारी समझ लो, रखवाला समझ लो, साफ सफाई वाला, सब कुछ मैं ही हूं। मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मैं कहने लगा, बाबा यहां पर कोई औरत भी रात में रहती है क्या, आपके अलावा? बाबा जी मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। क्या कहना चाहते हो तुम? यहां कोई औरत नहीं रहती बेटा। वो धीमे से बोलते हैं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? मैं इतना डर चुका था, मुझे लगा कि नहीं, बाबा जी को सब बताना चाहिए। आज जल्दी जल्दी मैं सारी बातें बताने लगता हूँ कि बाबा जी, यहाँ तो रात में लाइट जल रही थी, रोशनी थी, और यहाँ पर हैंडपंप भी था। मुझे लगा कि जगह साफ सुथरा है, सुरक्षित है। ये बाउंड्री में देखा, लोहे का गेट देखा, लेकिन यहाँ पर मुझे पहचान में नहीं आया कि ये शमशान का दरवाज़ा है। इसके अंदर, बाउंड्री के अंदर में शमशान है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपना ट्रक कभी नहीं रोकता। बाबा जी, वो औरत कौन थी? वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने उसको भगा दिया। वो चली भी गई, उस गेट के पास जाके खड़ी हो गई, और तब तक मेरी आंखें अब नींद में आ चुकी थी, नशा में था। अब फिर एक बार ऐसा होता है कि वो मेरे सीने पर बैठी हुई दिखाई देती है, मेरे गला भींच रही है, और वही बात मैं दोहराता हूँ कि कहती है कि तुम्हारे ऐसा दूल्हा, तुम ही इकलौते दूल्हे हो क्या, जो अपने आप पर गुरूर कर रहे हो। अब फिर मुझे कुछ होश नहीं रहता। बाबा जी जैसे ही बात सुनते हैं ना, मेरे नज़दीक आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहली गलती तो तुम्हें ट्रक रोकना नहीं चाहिए था, और दूसरी बड़ी गलती कि तुमने यहाँ पर दारू पिया, और तीसरी बड़ी गलती तुमने कर दिया, उस औरत को तुमने यहाँ से भगा दिया, वो भी डांट डपट करके, नशे में। ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए था। अब मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा कि तुम्हारे साथ में अब क्या होगा, लेकिन सुरक्षित देख करके मुझे खुशी हो रही है। शायद वो तुम्हारा सपना होगा, ऐसा नहीं होता। अगर वो तुम्हारे पास में आती ना, तो तब तक तुम जिंदा नहीं रहते। मेरा मानना है इस शमशान में एक प्रेतनी है, पिशाचनी है, या तुम चुड़ैल बोल सकते हो। कई बार रास्ते चलते लोगों को यहाँ दिखाई देती है। इसका जो एरिया है ना, इसी कोने से शुरू होता है और उस बाउंड्री तक, लास्ट बाउंड्री तक जाता है। इतनी दूर में वो चलती फिरती नजर आती हैं। देखने में बड़े परिवार की लगती है, कपड़े लत्ते ऐसे ही पहन रखे हैं, और उम्र भी कोई खास नहीं है, 25 से 30 साल के अंदर में है। उसके घुंघरालू बाल हैं। जैसे जैसे बाबा बोलते जाते हैं, मेरे तो हाथ पैर और कांपने लगे थे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मेरे साथ में कुछ गलत तो नहीं होगा? मैंने एक प्रेतनी से पंगा ले लिया, मैं उसको डांट डपट कर भगा दिया, ना जाने क्या क्या बोला होगा उसको, और वो तो मेरे सीने पर सवार होकर मेरा गला भी भींच रही थी। क्या मेरे साथ में कुछ और बुरा होने वाला है क्या? मैं बहुत डर जाता हूँ। मैं बाबा जी से कहता हूँ, बाबा जी मैंने तो बहुत सारी गलती कर दी है, अब मुझे क्या करना चाहिए? कहीं वो प्रेतात्मा मेरे पीछे तो नहीं लग जाएगी। बाबा जी शायद उनको साफ सफाई के लिए जाना था, कहने लगे, बेटा थोड़ा सा वक्त दो, देखो मैं कुछ देर में बाद में आता हूँ, या आप फिर मेरे साथ में शमशान के अंदर चल सकते हो, साफ सफाई का मुझे काम है। चलो साफ सफाई करते हैं, मैं तुमसे बातें करता रहूँगा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह हुआ पड़ा था, आसमान में सूरज निकला हुआ था, लोग बाग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन मैं जान लेता हूँ ना कि शमशान है, मैं किस लिए जाऊँ भाई? मैं तो बहुत डरता था। लेकिन बाबा जी कहने लगे, दिन में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो किसी को परेशान कर सके। वो बिरले शक्ति होती है जो दिन में लोगों को नज़र भी आती है और उनको कोई पहचान नहीं पाता। वो लाखों में से एक होती है। ऐसी शक्ति कभी कभी लोगों को मिलती है। दिन में भूत प्रेत दिखाई नहीं देते हैं। जैसे ही धूप की रोशनी हो जाती है, सूरज निकल जाता है, वो गायब से हो जाते हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है। चलो हम अंदर चलते हैं, अब थोड़ा हमें भी लेट हो रही है। मैं अपना काम करता रहूँगा, अब मेरे साथ में तुम बातें भी करता रहना, अब अपनी बातें भी बताना। अब इसके बाद मैं डरा तो जरूर था, लेकिन जब बाबा जी बताने लगे कि सुबह होने के बाद में जब सूरज निकल जाता है, तब प्रेत आत्माएं किसी को कुछ ना तो दिखाई देती है, ना किसी के साथ में वो बुरा कर सकती है। शायद उनकी शक्ति चली जाती है, बाबा जी का जो कहना था। और फिर क्या था, मैं बाबा जी के साथ अब शमशान में पहली बार एंट्री करता हूँ। वो लोहे का गेट था, अब वाकई पुराना गेट था, और उसके अंदर जब प्रवेश करता हूँ ना, तो शमशान का
छत दिखाई देता, टीन का बना हुआ, और वहाँ पर मुर्दा कोई जला हुआ मुझे देखा नहीं। राख जरूर पड़ी थी, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि हर दिन मुर्दा जलते हो। हाँ, कोई देखने में चौड़ा सा लग रहा था, लेकिन लंबाई उसकी ज़्यादा नहीं थी। मैं अंदर पहुँच जाता हूँ तो देखता हूँ तो उसमें तो फूल वगैरह क्यारी बनी हुई है। वो बाबा जी ने बगीचे लगा रखे हैं और फूल भी अच्छे अच्छे वहाँ पर खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाबा जी उन क्यारियों को साफ सफाई में लग चुके थे। और वो कहने लगे कि बेटा बस कुछ टाइम लगेगा और फिर मैं इस काम से फारिग हो जाऊंगा और फिर हम दोनों बैठ करके बातें करेंगे। अगर तुम्हें जल्दी हो तो तुम बेटा जा सकते हो। लेकिन मुझे जल्दी तो थी, मुझे भी अपने मंजिल पर पहुंचना था। लेकिन बाबा जी ने मुझे बहुत डरा दिया था। मुझे लगा कि जब इतना बात जानते हैं तो ये भी तो जानते हो कि उससे कैसे बचा जाए। मैं तो खाम खा उस जो प्रेतनी है, पिशाचनी है, चुड़ैल है, ना जाने क्या है, जो रात को मेरे पास में आई थी, मैंने उससे पंगा ले लिया था। और लोग बाग कहते थे, मेरे साथ के जो साथी ड्राइवर हैं, कि भूत प्रेत से पंगा लेना इंसानों के लिए बहुत ही महंगा साबित होता है। एक बार पंगा ले लिया ना तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते हैं। मैं इसी चक्कर से बहुत डरा था। मुझे लगा कि मैंने तो पंगा ले लिया भाई। मैंने उसको बुरा भला बोल करके भगा भी दिया था और वो मुझे मारने के लिए भी आ गई थी। न जाने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। ये जो बात हजम नहीं हो रही थी। आखिरकार बाबा जी कुछ देर के लिए रुकते हैं और कहते तुम इस चबूतरे पर बैठ जाओ आराम से, डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर। मैं उस चबूतरे पर बैठ जाता हूँ। मेरी निगाहें हर तरफ घूमने लगती हैं। क्या वो औरत यहीं से गई थी मेरे पास में? शायद दारू की वजह से। अगर मैं इस जगह पर दारू नहीं पीता तो शायद स्मेल वहाँ तक पहुँचती भी नहीं। ना स्मेल पहुँचती और ना वो जागृत होती। वो जैसे ही स्मेल उसके नाकों में पड़ती है, प्रेतात्मा तो है ही है, और उसको अब एक तरह से तलब लग गई। उस तलब की वजह से मेरे पास आ गई थी। मैं यही सब सोच रहा था, क्या अभी भी यहीं पर होगी? शायद अब धूप आ चुका है ना, रोशनी हो चुकी है, सूरज अब चमक रहा है, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं डरा हुआ था अंदर से, चारों तरफ देख रहा था। एक जगह पर जो जलाने के लिए लकड़ रखा हुआ था, शायद उसका स्टोर था। आ, उसमें भी दरवाज़ा नहीं था, दरवाज़ा खुला हुआ था। एक पल के लिए वही औरत उस स्टोर के अंदर से मुझे झांकती हुई नजर आई। सच कहूँ ना, मैं तो वहीं पर बाबा जी स्टोर में है, स्टोर में है, इसी स्टोर में है, लकड़ी वाले में है। मैं चिल्लाने लगा, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। मैं इतना घबरा गया था, डर गया था, इतनी बेचैनी महसूस होने लगी। बाबा जी तो मुझे बस रोक रहे थे, कहाँ है? कोई नहीं, स्टोर खाली है, स्टोर खाली है। वो अपनी बात बोले जा रहे थे और मैं अपनी बात बोले जा रहा था। मैंने जो देखा था उस टाइम में, मैं वही चीज़ बाबा जी के सामने रखना चाहता था कि वैसी औरत को मैं देखा हूँ इसी स्टोर में, वो मुझे झांक रही थी इसी के अंदर में। बाबा जी को लगा कि मैं अभी तक नशे में हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से बदबू भी आ रही थी। मैंने इतना दारू पी रखा था, हजम नहीं हो पाई थी। और तब बाबा जी मेरे हाथ पकड़ कहते हैं तू खाम खा डरा हुआ है। मैंने बताया ना, दिन के टाइम में कोई प्रेतात्मा नज़र नहीं आती, वो लाखों में एक होती है जो नज़र आती है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कहाँ है? मेरे बाँह पकड़ करके उसी स्टोर में लेके आते हैं, जो दरवाज़ा खुला ही था। दरवाज़ा था ही नहीं उसमें, अंदर लकड़ी स्टोर थी। पूरा स्टोर लकड़ी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। हाँ, मुझे उसकी सांसों की जैसी आवाज़ अपने बगल से ही सुनाई दी, जैसे मेरे बगल में आके खड़ी हो गई हो, और उसकी सांसों का जो हवा होती है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं मुड़ कर देखता हूँ, लेकिन वहाँ पर थी नहीं। लेकिन बाबा जी कहने लगे क्या कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो हम वहाँ पर चबूतरे बैठ के बात करते हैं। मैं चबूतरे पा जाता हूँ बाबा जी के साथ में, लेकिन मेरी निगाहें उसी लकड़ी के स्टोर में लगी रहती हैं। बाबा जी मुझे बताने लगते हैं कि देखो, डरने की आवश्यकता नहीं, मानता हूँ कि तुमने गलती किया है, इस जगह पर तुम आ चुके हो, उससे क्षमा मांगो और अपने रास्ते निकल लो। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हें तंत्र मंत्र वाले को किसी को दिखाना चाहिए तो तुम जा सकते हो, लेकिन जैसा तुमने बताया वैसा मैं समझ रहा हूँ, अगर वो तुम्हें मारना चाहती ना तो तुम जिंदा नहीं दिखाई देते। जो तुम बता रहे हो ना कि तुम्हारे सीने पर सवार हो गई थी,
तुम्हारा गला खींचने की कोशिश कर रही थी, तो क्या अब तक तुम मेरे से बात करती? तुम्हारी तो लाश भी नजर नहीं आती। मैं बहुत खौफ में था। बाबा जी की बातें मेरे दिमाग में अब इस कान से अब अंदर जा रही थी, दूसरे कान से निकल रही थी। ऐसा ही मैं डरा हुआ था। मेरी निगाहें तो उस लकड़ी के स्टोर पर लगा हुआ था। मुझे लगा कि वो प्रेतात्मा उसी के अंदर में है। मैं उसकी सांसों का आवाज़ भी सुना था। अब मैंने अपनी आंखों से देखा भी था। मैं बहुत डर में था। अब मैं कहने लगा, बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे राय दीजिए। बाबा जी कहने लगे कि जैसा मैं कह रहा हूँ अब तुम वैसा ही करो। उस प्रेतात्मा से क्षमा मांग लो जिसको तुमने भला बुरा करके अपने पास से भगाया। वो तुम्हें माफ़ कर देगी। अच्छी प्रेतात्मा होगी तो ज़रूर माफ़ कर देगी बेटा, मेरा मानना है। और इसके अलावा मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन ही बताया ना, तुम एक अच्छे तांत्रिक के पास जा सकते हो और ये बात जो मुझे बताया है उसको भी बता सकते हो। वो भी तुम्हारा कोई ना कोई उचित प्रबंध कर देगा। अब इसके बाद बात ही खत्म हो चुकी थी। बाबा जी मुझसे माफ़ी मंगवाते हैं उस जगह पर। मैं एक बार नहीं 5 बार उनसे माफ़ी मांगता हूँ उस प्रेतात्मा से कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आज तब जाकर के मैं उस स्मशान से बाहर निकलता हूँ, अपने ट्रक में जाता हूँ और फिर ट्रक स्टार्ट करके अपने मंजिल की तरफ निकलने की कोशिश करता हूँ। मेरा दिमाग इसी में उलझा हुआ था। मुझे लगा कि अब क्या होगा। चलो मैंने अब माफ़ी मांग लिया जैसे बाबा ने बोला, तो क्या वो प्रेतात्मा मुझे माफ़ कर देगी? जैसा मैंने रात को उसके साथ में बर्ताव किया था, वो भी नशे में, वैसा मुझे नहीं करना चाहिए था। उसको डांट करके भगाना नहीं चाहिए था। क्या बोल रही थी, मेरे साथ में शादी कर लो। मैं नशे में था और मैं कुछ उल्टा पुल्टा उसको शायद बोल गया था, मुझे लग रहा था। यही सब सोचते हुए मैं अपने मंजिल की तरफ निकल चुका था। आखिरकार अपने मंजिल को शाम के टाइम पहुंचता हूं। ना तो ट्रक में तेज चला पाता हूं और ना मेरी हिम्मत हो रही थी। कई बार ऐसा लगा कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, हाथों में पसीना आ रहा है। ऐसा मुझे लग रहा था कि इस हिसाब से चलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे एक्सीडेंट हो जाएगा। कई बार मैं रुक जाता था, कोई ढाबा पर चाय पीता था। मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन सवाल को जवाब देने वाला उचित व्यक्ति मुझे मिल नहीं रहा था। वहाँ पर भी कई ड्राइवर थे, लेकिन सब मेरी उम्र के थे। अनुभव कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि कोई अनुभवी ड्राइवर मिल जाए, अब मैं उसके सामने में अपनी बात रखूँगा, वो कोई मुझे उचित सलाह देगा। लेकिन ऐसा कोई अभी तक मिला नहीं था। आखिरकार जिस गोदाम पर जाता हूँ, शाम के टाइम पहुँचता हूँ और वो गोदाम कुछ ही देर के बाद में बंद होने वाला था। अब मैं लेट पहुँचा। अब वहाँ का जो इंचार्ज था कि भाई तुम तो लेट हो चुके हो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम कल ही आना। मैं कहने लगा, मैं जाऊँगा कहाँ पर? मेरा ट्रक यहीं पर खड़ा रहेगा और यहाँ लाइट भी है, रोशनी भी है, सब कुछ है, पानी भी है, मैं तो यहीं पर रुकूंगा। हाँ, तब कहने लगा चौकीदार से बात कर लो, वो आपको रास्ता दिखा देगा कि आपका ट्रक कहाँ पार्किंग होगा। क्योंकि भाई ये रोड है, यहाँ आगे और गोदाम है, यहाँ पर रास्ता बंद तो नहीं करना है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। और मैं भी चौकीदार से बात करता हूँ, चौकीदार को मिलता हूँ, वो अधेड़ व्यक्ति दिखाई देता है। मैं अपनी समस्या तो उस टाइम उसके सामने रख नहीं पाया था। हाँ, ये जरूर रखा कि ये जरूर बोला कि चौकीदार साहब, इंचार्ज साहब ने बता के गए हैं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ मेरी ट्रक खड़ी हो सकती है। हाँ, तब कहते हैं हाँ एक जगह है ना, आओ मेरे साथ में, तुम्हें दिखा देता हूँ। उसी गोदाम के बैक साइड में एक पार्क जैसा था। पार्क तो कहना बेकार है, वहाँ पर पेड़ पौधे थे, तो मैं पार्क इसलिए बोल रहा था। वहाँ पर लंबे लंबे पेड़ भी थे, छोटे भी थे, घने भी थे, और मैं वहाँ पर अपना ट्रक लेकर के सुरक्षित लगा देता हूँ। लेकिन सबसे अब जो बेकार बात थी ना, कि वो उस गोदाम का बैक साइड के एरिया था। आगे वाला तो नहीं था, फ्रंट नहीं था, बैक साइड था। अब पीछे में आप देखो तो जंगल जंगल, झाड़ियाँ झाड़ियाँ, यही सब नज़र आ रहा था। मैं चौकीदार साहब से कहने लगा, ये तो बैक साइड का एरिया है। कहने लगा, यहाँ पर ट्रक खड़ा होती है, जो आपकी तरह लेट आते हैं ना, तो हम इनको यहीं पर खड़ा करा देते हैं, वो रुकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, यहाँ पर कोई चोरी चकारी नहीं है, सब कुछ सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो मैं रात की ड्यूटी में हूँ, आप मेरे पास में आ जाना। अब और क्या मैं कर सकता था। आखिरकार रात होती है और जैसे ही रात
गहराने लगती है। जिस जगह पर था वहाँ पर अंधेरा होने लगता है। लेकिन शुक्र था कि बैक साइड में एक लैंप जल चुका था, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी मेरे ट्रक तक आ रही थी। वहाँ पर मेरे ट्रक के अलावा कोई था ही नहीं। जगह अच्छी खासी थी। लगता भी था कि ये ट्रक कई यहाँ पर खड़े होते हैं। जैसे मैं लेट आता हूँ, कोई और भी ट्रक अगर होता तो इसी जगह पर आकर के पार्किंग करता। वो रात की घटना मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं उसी घटना के बारे में हमेशा सोचता था कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। उस औरत को मैंने डांट डपट दिया, ना जाने मेरे साथ में क्या करेगी। और वो साधु बाबा कहना था कि अगर वो औरत चाहती तो तुम्हें मार सकती थी, लेकिन वो तुम्हें छोड़ दिया है। मैं उससे माफ़ी मांग चुका था, एक बार नहीं 5 बार हाथ जोड़ करके, कि मुझसे गलती होगी। मैं भी अब यही सब सोच रहा था। आखिरकार अब रात हो चुकी थी तो खाना पीना का भी समस्या था। मेरे पास में सब कुछ था। खाना बनाने का स्टोव था, बर्तन था, साग सब्जी था, मतलब इस चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पास में लालटेन भी था जो इमरजेंसी के लिए मैं रखता था। अब मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ तो ढाबा ना जाने कहाँ पर होगा, और ट्रक जो छोड़ करके जाना भी ठीक नहीं है। अगर खाली ट्रक होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भरा हुआ था, उसी कंपनी का माल था। लेकिन जब तक माल कंपनी में ना उतर जाए तब तक जिम्मेदारी ट्रक ड्राइवर की होती है। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो फिर जवाबदेही ड्राइवर ही होता है और कोई नहीं होगा। यही सोच करके मैं दूर होटल वगैरह पर नहीं जाने की कोशिश करता हूँ और अपना खाने पीने का व्यवस्था उसी जगह पर करने लगता हूँ। मैं फटाफट ऐसी चीज़ बनाना चाहता था कि जल्दी भी बन जाए और उससे हमारा पेट भी भर जाए और मैं फिर आराम से सो भी सकूं। मैं लालटेन जला कर के बाहर में रख देता हूँ, चटाई बिछा करके फिर अपना खाने पीने का सामान इकट्ठा कर देता हूँ और रोटी दाल बनाने लगता हूँ। बन भी जाता है। तब तक कोई विशेष रात नहीं हुई थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 9:30 इतना ही टाइम हुआ था। मुझे भूख नहीं थी। भूख तो इसलिए भी नहीं थी कि मैं काफ़ी डरा हुआ था। मुझे लगा कि ऐसे वक्त में अगर कोई साथ देता है तो दारू। अब मेरे पास तो कोटा पूरा होता था। मैं अपना कोटा लेके चलता था और मैं बोतल निकाल लेता हूँ, नई वाली बोतल खोल लेता हूँ। जैसे जैसे मैं ड्रिंक करने लगता हूँ ना, मेरे अंदर में अब डर जो था ना वो निकलना शुरू हो जाता है। मुझे लगा कि ऐसी की तैसी मैं उसे भला क्यों डरूं, और मैं तो उससे काफ़ी दूरी तक आ गया हूँ। अब वो हमारा कैसे पीछा कर सकती है। दारू के नशे में ऐसा ही होता है। अब मन ही मन में उसको मैं और भला बुरा कहने लगता हूँ। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैं तो उसे काफ़ी दूर आ चुका हूँ, यहाँ तक तो वो आ नहीं सकती थी। साधु बाबा कहना था कि एक बाउंड्री के कोने से लेकर के दूसरी बाउंड्री के कोने तक वो घूमती फिरती दिखाई देती है। उसका एरिया इतना ही तक है। ये सब मैं सोच करके अंदर ही अंदर खुश हो जाता हूँ कि अरे अब तो उसका एरिया वहीं तक है तो हमारे पास कैसे आएगी, हमारे पास अब मेरे को कुछ नहीं कर पाएगी। दारू के नशे में मुझे अब थोड़ा राहत मिलती है। इसके बाद थोड़ा बहुत मैं खाता हूँ और दारू पीते रहता हूँ। आखिरकार टाइम ज़्यादा हो चुका था, लगभग 11 बज चुका था। यही सब मैं खाते पीते सोचते हुए, अब मैं सच कहूँ ना कि पीने के बाद वो जो डर था ना मेरे अंदर से पूरा का पूरा निकल गया था। मैं तो अपने आप को शहंशाह समझ रहा था। अरे आएगी तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी, वैसे तो मेरे पास में आएगी नहीं। दारू में इतना पावर होती है। मुझे तो बिल्कुल डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही अब मैं खाना पीना ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इतना पीता नहीं था ना, थोड़े थोड़े पैक बना के पीता था। पूरी बोतल थी, अब कुछ ही मैं तो उसमें खाली किया था और बाकी तो बोतल ऐसी की ऐसी थी। अचानक मेरे सामने ही बोतल हवा में उठ जाती है। मैं देखता हूँ कि इसको अब मैं ट्रक में रख दूँ, अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब तो ये कल ज़रूरत पड़ेगी। तभी जैसे बोतल हवा में अपने आप उठने लगती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हो और उसको पकड़ करके हवा में उठा रहा हो, जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और उसी टाइम मेरा जो नशा है ना वो उतरना शुरू हो जाता है। हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। मैं एक परछाई देखता हूँ, पूरी तरह से नहीं,
हाँ, अधूरी, कभी एकदम हल्की हल्की नजर आ रही है और कभी वो भी गायब हो जाती है। और जो परछाई देखता हूँ ना, वो उसी औरत की थी जिसके साथ में कल मेरी तकरार हुआ था। वो जो उसी की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैं मेरे साथ में कल रात की घटना हुई थी, और वही थी। लेकिन साफ सुथरी नहीं दिखाई दे रही थी, आधी अधूरी, और वो भी हिलती डुलती धुएं की बादल की तरह। और वही दारू की बोतल का पकड़ रखी थी। जैसे ही मैं देखता हूँ ना, मेरा सारा नशा तो उतर जाता है। मैं अब उस टाइम में कोई फैसला नहीं कर पाता हूँ कि मुझे चिल्लाना चाहिए, इस जगह से भागना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए ताकि मैं इससे दूर भाग सकूं। लेकिन मैं ऐसा सोच ही नहीं पाता हूँ। ना जाने उस वक्त मेरे साथ में ऐसा क्या किया था उसने कि मैं जहाँ बैठा था उसी जगह पर बैठे रह जाता हूँ और उसकी तरफ देखते रहता हूँ। तब जाकर के वो बोतल जैसे खाली कर रही हो। मेरे सामने देखते देखते पूरी की पूरी बोतल एकदम खाली हो चुका था। बोतल दूर जा गिरती है और अभी भी हिलती डुलती परछाई सी लग रही थी। पूरा वो दिख नहीं रही थी, जैसे कल रात को मैंने देखा था एक इंसान के रूप में, ऐसा वो नजर नहीं आती। और वह आकर के मेरे पास में खड़ी हो जाती है, लेकिन मुझे उसका महसूस नहीं होता है। जैसे धुएं का अब बादल है, जैसे कोई कोहरा हो, ऐसा मुझे महसूस होता है। हाँ, उसकी आंखें कभी कभी चमकती हुई जरूर नजर आती है। अब मुझे अपने आप को होश नहीं है। बस ना जाने मुझ पर ऐसा क्या हुआ था उस टाइम में कि मैं सब कुछ भूल चुका था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग दुनिया में आ चुका हूँ। अगले पल वो मेरा बाल पकड़ करके, सर के बाल पकड़ करके और हवा में उठाने लगती है। हाँ, इतना दर्द, इतना पेन जब मेरे सर के बालों की वजह से होता है, तब वो भरम मेरा टूटता है। और जब मैं देखता हूँ तो वही शक्ल सूरत आधी अधूरी मुझे नजर आती है और उसकी लाल लाल चमकती हुई आंखें। तब मैं चिल्लाने लगता हूँ, दर्द से चीखने लगता हूँ, छटपटाने लगता हूँ। तब मुझे एहसास होता है कि मैं तो उसी के चंगुल में फिर से फंस गया हूँ। अब तो ये मुझे मार डालेगी। मैं भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़ती नहीं है। जितना मैं उछलता हूँ वो मुझे शांत करने में लग जाती है, मजबूत पकड़ उसकी हो जाती है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं देती है स्पष्ट रूप से। लेकिन घेराबंदी ऐसा मेरे साथ में कर लिया था कि मैं वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। चीखता था, चिल्लाता था, जैसे लगता था कि आवाज़ भी दूर नहीं जा पा रही हो, ऐसा मुझे महसूस होता था। उसके चक्रव्यूह में मैं बुरी तरह से फंस चुका था, लेकिन मैंने अभी तक उसको स्पष्ट नहीं देखा था। लेकिन कहिए, मुझे अभी जिंदा रहना था और अभी मेरी उम्र खत्म नहीं हुई थी। मैं तो समझ लिया था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। जैसे उस बाबा ने बताया था कि वो अब तुम्हें अगर मारनी होती तो उसी रात तुम्हें मार देती, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं तो दारू पी कर निश्चित सा हो गया था, लेकिन इसका जो मैं देखता हूँ अब मुझे मारने की कोशिश करती है। तब मैं समझ गया कि आज रात मैं शायद जिंदा बचूंगा नहीं। आज रात मेरी आखिरी रात है और मैं चीखने की कोशिश करता हूँ, चिल्लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ उस गोदाम के पीछे में था, आगे क्यों नहीं जा रही है? आगे तो चौकीदार था, वो अधेड़ उम्र का चौकीदार था। क्या मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच रही है? क्या वो बहरा है, मेरी आवाज़ को अब सुन नहीं पा रहा है? मेरी जान के लाले पड़े हुए थे। ऐसे ऐसे मेरे साथ में खेल खेल रही थी, जैसे चूहे बिल्ली के साथ में। मेरे बाल पकड़ के कभी हवा में उछाल देती और फिर नीचे छोड़ देती, धड़ाम से गिरता। कभी मेरे बाजू पकड़ करके ऐंठने लगती और मुझे लगता था कि बाजू कहीं उखड़ ना जाए। जैसे चूहा बिल्ली के साथ में खेलता है ना, जब चूहा फंस जाता है, अब वैसे ही मेरे साथ में वो खेल रही थी। उसका इरादा बिल्कुल बिल्कुल साफ था। वो खेल खेल में मुझे मारना चाहती थी, उसको मजा आ रहा था। और जबकि मैं उससे माफ़ी मांग चुका था, एक बार नहीं 5 बार, कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अभी मुझे जिंदा रहना था, अभी मेरी उम्र कम नहीं हुई थी। और तब वही चौकीदार का आवाज़ सुनाई देता है, अपने हाथ में टॉर्च लेकर के। और ड्राइवर साहब, आप कुछ आवाज़ दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो अपने धुन में चलता हुआ ट्रक टॉर्च की रोशनी जलाता हुआ इधर देखता हुआ अब मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। और उस टाइम मैं हवा में टंगा हुआ था। वही औरत मेरे बाल पकड़ के हवा में उठा रखी थी।
जैसे ही टॉर्च की रोशनी मुझ पर पड़ती है, वो जहाँ था वहीं रुक जाता है। शायद उसने टॉर्च की रोशनी में उस आत्मा को देख लिया था, प्रेत आत्मा को देख लिया था, उस चुड़ैल को देख लिया था, तभी तो रुका था। अब फिर जोर से चिल्लाता है, ड्राइवर साहब भागो वहाँ से, ड्राइवर साहब भागो वहाँ से। अब उसी पल शायद वो प्रेतात्मा टॉर्च की रोशनी से परेशान हो चुकी थी, या न जाने कुछ और बात थी, वो मुझे छोड़ देती है। मैं हवा से ज़मीन पर गिरता हूँ और अपने आप को संभालता हूँ। अब फिर मैं दौड़ लगा देता हूँ, चौकीदार के बगल में जाके खड़ा हो जाता हूँ। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, तेज तेज चल रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, सांस भी लेना भारी पड़ रहा था। मैं उससे कुछ बहुत सादा बोलना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। चौकीदार भी एकदम आश्चर्य में पड़ा हुआ था। मैं उसकी आंखें फैली हुई आंखों को देख रहा था, और अभी तक टॉर्च की रोशनी उसी साइड में पड़ रही थी जहां वो एक बार डाला था, और उसके हाथ अब उस जगह से हिल नहीं रहे थे। और तब मैं उसको हिलाता हूँ, तब जैसे होश में आता है, मेरे हाथ पकड़ता है, और फिर हम दोनों भागने लगते हैं आगे की साइड में। जब गेट पर पहुंच जाते हैं गोदाम को, तो तब भी उसकी सांस तेज तेज चलती हुई दिखाई दे रही थी। वो भी बेचारा डर चुका था, जैसे मैं डरा था। मैं तो उसे कुछ बता भी नहीं पाया था कि मेरे साथ में ऐसा पिछली रात हो चुका है। अभी तो मैं बताने वाला था, और तब से पहले ये घटना घट चुकी थी। वो कहने लगा, वो कौन थी, कौन थी, हाँफते हुए। और तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं बताना शुरू किया कि चौकीदार साहब, पिछली रात को मैंने अब गलती से शमशान के पास में अपना ट्रक रोक दिया था, और वो अब वही है। जबकि वहाँ का जो भी रखवाले थे, या उनको जो भी आप बोल सकते हैं, उनका मानना था कि इसकी जो सीमा रेखा है, इस बाउंड्री से लेकर उस बाउंड्री तक इतनी ही दूरी में रहती है, इससे आगे कहीं जाती नहीं है। लेकिन ये अब कई किलोमीटर चल कर के यहाँ तक पहुँच पाई थी। अब वो जो चौकीदार साहब कहने लगे कि आपने तो मुझे ही फंसा दिया, यहाँ पर ऐसी कोई आज तक घटना नहीं हुई, ये सब तुम्हारे वजह से हुई बेटा। ना तो तुम सुरक्षित हो और ना मैं सुरक्षित हूँ। अब गेट पर नहीं, हम अंदर चलते हैं। मेरे को अब ट्रक का फिक्र नहीं था, जान है तो जहान है, लूट जाए पीट जाए मुझे कोई परवाह नहीं, जो होगा देख लूँगा, लेकिन जान बचनी चाहिए रात में। आखिरकार हम दोनों लोग उस कंपनी के अंदर आ चुके थे, दरवाज़ा बंद हो चुका था, और जरा भी आहट होती थी ना, जैसे हवा से भी दरवाज़ा हिलता था, तो हम दोनों थर थर काँपते थे। सबसे ज़्यादा तो चौकीदार को मैं डरते हुए देखा था, और कहने लगा, बेटा आज तक यहाँ पर ऐसी कोई घटना मेरे सामने में तो नहीं हुई है, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम करता हूँ। ज़रूर तुम सही कह रहे हो, ये तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है, ये तुम ही लेके आए हो। अब बेटा मैं तो बताओ, इस जगह पर मैं अकेले नौकरी करता हूँ, अब तो यहीं पर रहेगी ना। मेरे पास में कोई जवाब नहीं था, मैं तो खुद डरा हुआ था। मुझे लगने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब बाबा ने कहा था कि अगर तुम्हारे सामने में ऐसी कोई घटना दोबारा से घटे, तो तुम एक अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार के पास जाना चाहिए, वही तुम्हारा मदद कर सकता है। तब मैं बाबा से कहने लगता हूँ कि बाबा जी आप डरिए मत, हम दोनों साथ में हैं। अब मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे, जिंदा रहेंगे तो दोनों साथ में रहेंगे। अब तो मैं गलती कर चुका हूँ, लेकिन इसको सुलटा कैसे जाए, आप कुछ मुझे बताइए। इस एरिया में आप लोकल हैं, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा। मैं बोलता हूँ कि कोई अच्छे तंत्र मंत्र का आपको जानकारी है, कोई तांत्रिक ऐसा है जिसे आप जानते हो, तभी ये मेरा पिंड छोड़ पाएगी, उस बाबा ने कहा है। तब वो सोचते हुए कहने लगे, हाँ मेरे ही गांव में है, लेकिन अब इस टाइम हम कैसे जा सकते हैं, वो तो हम दोनों को मार डालेगी। मैं कहने लगा, इस टाइम नहीं, अगर हम बच जाते हैं, रात में सही सलामत रहते हैं सुबह तक, तब मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। सुबह में आप क्या मेरे को आप अपने गांव ले चलेंगे? तब बाबा कहने लगे, हाँ अगर हम लोग जिंदा बच्चे रहें, तब मैं ज़रूर आपको लेके चलूँगा। मुझे बहुत राहत मिली। अब इसके बाद उस दरवाजे पर शोर शराबा तो कई बार हुआ, ऐसा लगा कि कोई जंगली जानवर भी आ चुका है। डरावना माहौल बना हुआ था रात भर। दरवाजे में कई बार जैसे खुरचने का, जो कोई पंजा मार रहा हो, ऐसी भी खुरचने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भेड़िया आ गया, कोई जंगली जानवर आ गया हो। हालांकि ऐसी जगह नहीं थी, मुझे तो ज़्यादा विशेष पता नहीं था, लेकिन अधेड़ बाबा को ज़रूर पता था। वो कहते थे, बेटा ये वही है, ये रूप बदल रही है,
कभी जानवर कभी इंसान बन के आ रही है। हम लोग, लेकिन ये कमाल की बात थी कि उस दरवाजे से अंदर नहीं आई थी। जरूर वहाँ पर ऐसी कुछ माहौल था, वहाँ पर कुछ ऐसी, अब कुछ भी था, हम बोल तो नहीं सकते, ना हमें जानकारी थी। अगर वो भूत प्रेत इतनी किलोमीटर से चल कर के हमें यहाँ तक पकड़ सकती थी, तो एक लोहे का दरवाज़ा उसका रास्ता कैसे रोक सकता था? जरूर कोई ना कोई शक्ति वहाँ पर थी जो हम दोनों की रक्षा कर रही थी। लेकिन ये बाद में मुझे पता चला। सुबह होने के बाद में सबसे पहला काम था ट्रक को खाली कराना। आइए, जो बाबा जी थे ना, अब मेरी वजह से रुक गए थे, नहीं तो ये तो जल्दी निकल जाते। सुबह का जो चौकीदार था अलग, वो आ चुका था, मेरी रिक्वेस्ट पर रुक गए थे। 9 बजे के बाद में लेबर आती है, गोदाम पूर्ण रूप से खुलता है और तब मैं ट्रक लगाता हूँ, ट्रक खाली होता है। और वहाँ से बाबा जी 6 किलोमीटर दूरी एक गांव पर रहते थे। खाली होने के बाद अपना ट्रक मैं बाबा जी को बिठाता हूँ और फिर हम गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव के बाहर ट्रक लगा देते हैं क्योंकि अंदर गांव में ट्रक जाने का इतना बड़ा रास्ता नहीं था। लेकिन बाबा जी कहने लगे यहाँ पर कोई फिक्र नहीं है, यहाँ कुछ आपके ट्रक के साथ में कोई नहीं करेगा, आप चलिए, ट्रक आपका सुरक्षित है। और तब हम बाबा जी के गाँव में जाते हैं, घर पर जाते हैं। बाबा जी उस तांत्रिक को आवाज़ देते हैं जो उनके घर के थोड़ा दूरी पर था, उसको बुला के लाते हैं। तब मुझे देखता है और एक नज़र में देख करके पहचान जाता है कि मेरे साथ में ऐसा हो चुका है। और वो कहता है घबराने की बात नहीं है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन कुछ खर्च पड़ लगेगा, सेवा सामान सब कुछ इकट्ठा करने में। अब मैं देरी नहीं करता हूँ कि कितना लगेगा, मैं आपको ये लीजिए, मैं दे भी देता हूँ। और उसके बाद 3 घंटे के बाद में वो तांत्रिक आता है और फिर झाड़ फूँक करना। अब मुझे कई बार छोटे छोटे शीशी का जल मुझे बूंद बूंद करके मेरे जवान पर डाल देता था और कहता था कि अब बताओ इसका टेस्ट कैसा है, कैसा महसूस हो रहा है। पहले तो कोई स्वाद नहीं आ रहा था। कई बार झाड़ फूँक करने के बाद जब भी पूछता था कि बताओ इसका टेस्ट कैसा है, अब मैं बोलने लगा कि मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा। लेकिन आखिरकार में वही शीशी का जल मुझे थोड़ा मीठा लगने लगा और तब कहने लगा अब डरने की बात नहीं है। हाँ, साया जरूर थी तुम्हारे पास में, आसपास में थी, तुम्हारे अंदर भी हो सकती है, लेकिन अब वो साया पूर्ण रूप से हट चुकी है। ये वहीं की थी जहाँ की तुम बात कर रहे हो। मैं कहने लगा जब सब कुछ हो जाता है कि तांत्रिक बाबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब हम दोनों चौकीदार साहब हम उस लोहे के गेट के अंदर में थे, वो तो कहीं भी आ सकती है, जा सकती है। तब कहने लगे हाँ बिल्कुल आ सकती है, जा भी सकती है, जहाँ उसकी इच्छा, कोई दीवार कोई दरवाज़ा उसको रोक नहीं पाता। लेकिन तुम्हारे पास में रात में शक्ति थी ना, शक्ति थी चौकीदार साहब। इनको मैं एक ऐसा माला बना के दिया हूँ और वो दिखाते भी हैं। इनको कभी कभी बुरे सपने आते थे और इनका मैं झाड़ फूँक किया था। और यही माला की शक्ति थी कि तुम लोग रात में दोनों के दोनों लोग सही सलामत बच गए थे। अगर ये नहीं होता तो शायद, मैं इनकी तो बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी आखिरी रात होती। मैं बहुत डरा हुआ था और उसके बाद से मेरा दिनचर्या बदल चुका था। मैं कहूँ ना कि मैं ऐसी जगह पर तो ट्रक बिल्कुल नहीं रोकता था जो बिल्कुल अनजान हो। और ये दारू का लत मुझे इस पोजीशन में फंसा चुका था, इस जगह पर मैं पहुंचा चुका था। अगर मैं दारू नहीं पीता तो शायद ये मेरे साथ में घटना भी नहीं होती। हाँ, दारू छोड़ने में मुझे ज़रूर कठिनाई हुई, लेकिन आज मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुका हूँ। और दोस्तों, ये भी जो घटना है ना, इसके बाद भी मैं कई दिनों तक डरता रहता था। मैं अगर अकेले में होता था तो मुझे लगता था कि मेरे ट्रक के अगल बगल में वही तो नहीं है। जरा भी कोई आहट होती थी, कुछ अलग स्मेल आता था तो मैं बहुत डर जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो डर निकल चुका था। तो दोस्तों, ये थी भुवन जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। यह आप बीती आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आपके साथ में घटी हो या आपके जानकारी में हो, तो आप मुझे भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।